हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। 12th बायोलॉजी का अपना चैप्टर चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यानी बायोटेक के कौन से प्रिंसिपल हैं और उनकी प्रोसेस क्या है। और स्टूडेंट, इस चैप्टर का आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए थे। स्टूडेंट, आज की ये जो ऑनलाइन क्लास है बड़ी ही रामबाण साबित होने वाली है, बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है। बायोटेक को पूरा का पूरा छान लिया है मैंने, और उसमें से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आज आपको देखने को मिलेंगे पार्ट सेकंड में। स्टूडेंट, ये बोर्ड की एग्जाम के अलावा राजस्थान में होने वाली जितनी भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें एनसीईआरटी 11th और 12th से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार क्लास होती हैं ये। तो आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए और बेनिफिट बच्चों तक पहुंचाइए। स्टूडेंट, ये जो आज की जो ऑनलाइन क्लास होने वाली है इसमें बायोटेक के लाइन टू लाइन जो एनसीईआरटी का विश्लेषण दिया गया है उसमें से मैंने क्वेश्चन बनाए, और क्वेश्चन इस प्रकार के बने। देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कैसे लिखे हुए हैं, बाई हैंड राइटिंग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कड़ी मेहनत की जाती है। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुकलेट आती हैं जिनका हम पेज का कोई भी फोटो लेकर के पीडीएफ बना करके आप तक पहुंचा सकते हैं, जिसका कोई औचित्य, कोई मतलब, कोई सारांश निकलने वाला नहीं है। उस सारांश की खोज में मैं लगा हुआ हूं कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए तो की जाती है कड़ी मेहनत। जोड़ता हूं मैं जल्दी ही समय को खराब किए बगैर पहले क्वेश्चन के लिए। और पहला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है। एनीलिंग की प्रक्रिया में पहला कहता है डीएनए के दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं, प्राइमर डीएनए रज्जुक से संक्रमित हो जाता है, डीएनए के विस्तार की गति तीव्र हो जाती है, और इसमें चौथा ऑप्शन क्या कहना चाहता है कि पीसीआर प्रक्रिया जो होती है वो रुक जाती है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, जल्दी पहुंच जाइए करेक्ट ऑप्शन के पास में, फिर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन के तक आता हूं। बिल्कुल, इसके अंदर ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राइमर जो होता है वो डीएनए रज्जुक से संक्रमित हो जाता है। देखो, ये प्रोसेस क्या होती है एनीलिंग, मैं नहीं जानता, आपको पहचानना, मैं एक डायग्राम बनाता हूं उसके माध्यम से आपको समझना कि ये प्रोसेस आपने कहाँ पढ़ी थी। देखो, मैं बनाता हूँ डायग्राम पहले इसका। देखो, ये आपके पास में रखा हुआ है एक डीएनए का टुकड़ा, पीस ऑफ डीएनए, ये डीएनए का टुकड़ा है। अब जैसे इसके अंदर क्या होता है कि इसके दोनों रज्जुक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये इसको मैं जैसे लिख दिया मैंने 5 एंड, ये इसके बाद में 3 एंड, और इसके बाद में ये 5 एंड, ये 3 एंड। तो मैं देखो स्क्रीन पर लिख रहा आपको, दिख रहा है आपको 5 एंड 3 एंड है, और ये 3 एंड 5 एंड है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसका ये जो रज्जुक होता है इसके ऊपर कोई ना कोई आकर के क्या जुड़ जाता है, उपाकर्मक जुड़ जाता है, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। ये प्राइमर जुड़ गया। अब आप इमेज कीजिए कि ये प्रोसेस जो है कौन सी है जिसके अंदर ये घटना हुई थी। बिल्कुल स्टूडेंट, पहुंच गए होंगे आप, यदि नहीं पहुंच गए तो इमेज कर लो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने घटना पढ़ी थी। तो इसमें एनलिंग का मतलब होता है प्राइमर डीएनए रज्जुक से संक्रमित हो जाता है। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ में आया होगा, ऐसी आपसे उम्मीद रखी जाती है। बिल्कुल, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना सेकंड क्वेश्चन कहता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनोड की ओर सबसे पहले पहुंचने वाले होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन, इमेज कीजिए इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैकेनिज्म को। जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको क्या बताया था कि एनोड की तरफ कौन से कण दौड़ करके जाते हैं, बिना पचा हुआ डीएनए। देखो क्या है, अनडाइजेस्टेड डीएनए पीस, क्या कहता है, अनडाइजेस्टेड डीएनए पीस। और दूसरा कहता है कि डीएनए का सबसे छोटा खंड, और तीसरा कहता है डीएनए का सबसे बड़ा खंड और सबसे पहले पहुंचने वाला। ठीक है, और द ऑप्शन कहता है पीसीआर की प्रक्रिया रुके जाती है। दोनों के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखो, इसमें द ऑप्शन का तो कोई रोल नहीं है, तो गलत हो गया। अब एनोड की तरफ कौन जाएगा, तो आपको पता ही है कि जो डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है वही क्या होता है, दौड़ करके सबसे पहले पहुंचता है। इस प्रकार से ब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या है, दो जनकों के वांछित गुणों को संतति में लाने का अचूक उपाय है। यानी दो जनकों के कोई लक्षण है, और लक्षण किस प्रकार के बताए भाई, वांछित लक्षण है, और उनको किस में लाना है, डॉटर सेल में लाना है, संतति कोशिका में लाना है। तो कौन सी मेथड या कौन सी विधि काम में लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को काम में लेते हैं, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन को काम में लेते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग को काम में लेते हैं। द ऑप्शन कहता है ये सभी, यानी इन तीनों को काम में लेते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, स्टूडेंट ध्यान रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस होती है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, उसको हम काम में लेते हैं। तो स ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस, हाँ एक बात पर ध्यान देना, पिछली जो ऑनलाइन क्लास आई थी उसमें एक क्वेश्चन में ये RI लिखा गया,
ये थोड़ा सा ध्यान देना, सॉरी गाइज, यानी आर आई लिखा गया, आपको यहाँ पढ़ना है आर ई। देखो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए, देखो द्वारा डीएनए खंडित हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसको आणविक कैंची के नाम से जानते हैं और या चाकू के नाम से जानते हैं, वो डीएनए के छोटे छोटे पीसेज बना देता है, इस प्रकार से पीसेज बना देता है। अब अगला क्या कहना चाहता है कि इन खंडों को किस तकनीक के द्वारा अलग करते हैं। जब रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है तो उन टुकड़ों को हम किस मेथड के द्वारा पृथक करते हैं, अलग करते हैं। पहला कहता है पृथक्करण का, दूसरा कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और तीसरा कहता है छालन रहित विधि, और चौथा कहता है गर्म करके हम उसको पृथक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रहना, इस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को काम में लेते हैं, जेल विद्युत संचलन को काम में लिया जाता है। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना 5 नंबर क्वेश्चन करना चाहता है संवाहक, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं, वाहक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वेक्टर कह सकते हैं, का वह भाग जहां प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। रेप्लिकेशन साइट कौन सी है। देखो कहने की बात यह है कि जब किसी वेक्टर को काम में लेते हैं तो उसके ऊपर एक साइट होती है जहां प्रतिकृतियन की प्रक्रिया शुरू होती है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। पहला ऑप्शन कहता है ORI, दूसरा कहता है क्लोनिंग स्थल, और तीसरा कहता है या सह कहता है वर्णयोग्य चिन्हक, और दे कहता है ये सभी। तो बिल्कुल स्टूडेंट पहुंच गए होंगे, वह साइट क्या होती है, ओरिजिन रेप्लिकेशन, ORI होते हैं, ओरिजिन रेप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ORI। करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना 6 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग टंगस्टन के उच्च वेग के सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिन्हें कहते हैं, पहला कहता है जीनगन, दूसरा कहता है बायोलिस्टिक, और तीसरा कहता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, और द ऑप्शन कहता है ए व ब दोनों सही हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान देना, जब परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग के सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं तो उन्हें जीन गन भी कहा जाता है और उन्हें बायोलिस्टिक भी कहा जाता है। इस प्रकार से द ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना 7 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है पीसीआर तकनीक में टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तापमान पर अधिक सक्रिय रहता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में और कम्पिटेटिव नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। पीसीआर टेक्निक में टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो किस टेम्परेचर पर अधिक एक्टिव हो जाता है। पहला ऑप्शन है 72, और सेकंड है 94, और तीसरा है 54, और चौथा 100। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको याद रखना है 72 जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये एक्टिव हो जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है पीसीआर टेक्निक में चरणों का सही क्रम है। देखो पहला कहता है विकृतीकरण, विस्तारण या अनिलन, जिसको तापानुशीलन कहते हैं। इसी प्रकार से तापानुशीलन, विस्तारण, विकृतीकरण, विस्तारण, विकृतीकरण, तापानुशीलन, विकृतीकरण, तापानुशीलन, विस्तारण। ये 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो करेक्ट अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीसीआर टेक्निक के अंदर इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। स्टूडेंट यदि आप ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप करेक्ट पहुँच जाएंगे। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, वरना तो कोई आने वाला नहीं है स्टूडेंट, अपना गलत ही होने वाला। तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखो सबसे पहले क्या होता है, विकृतीकरण होता है, डिनेचुरेशन हो जाता है, डिनेचुरेशन के बाद में होता है तापानुशीलन, और तापानुशीलन के बाद में हो जाता है एक्सटेंसिंग, यानी जिसको विस्तारण के नाम से जानते हैं। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से, देखो ये लिखा ना किसी सहायता से, खंडों को किसकी सहायता था, ये थोड़ा ध्यान देना, ये किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो कहता है अल्ट्रावायलेट विकिरण में, यूवी रेज में एथिडियम ब्रोमाइड से, अल्ट्रावायलेट विकिरण से एसिटोकार्मिन से, अवरक्त विकिरण से एथिडियम ब्रोमाइड से, और चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकार्मिन से। तो बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना, उसके अंदर एथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा पृथक किए गए डीएनए के टुकड़ों को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
क्षारक युग्मों के ऐसे अनुक्रम को क्या कहते हैं जिसे पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर डीएनए की दोनों लड़ियों को एक जैसा पढ़ा जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड मोस्ट क्वेश्चन। जब डीएनए का क्रम एक प्रकार रखा जाए, जो नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं उनको पढ़ने का सीक्वेंस एक रखा जाए, आगे से पीछे पीछे से आगे पढ़ने पर सेम ही वर्ड बन जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला कहता है पेलिंड्रोम क्षार युग्म, दूसरा कहता है पुनर्युगज प्रोटीन, और तीसरा कहता है पीसीआर, और चौथा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है जिसको कहते हैं वेक्टर। इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, जिसको क्या कहा जाता है? पेलिंड्रोम क्षार युग्म कहा जाता है। मैंने आपको मलयालम का एग्जाम्पल दिया था, डेड मोम का दिया था। इसी प्रकार से आपको याद रखना है GAATTC, यानी यहाँ पर क्या होता है? आणविक कैंची की भांति रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ए व जी के बीच में क्या करता है? ए व टी के बीच में क्या करता है? कटे लगाता है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम पुनर्युगज डीएनए का निर्माण किस में हुआ? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। यानी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए होता है उसका निर्माण किस में हुआ था? तो पहला ऑप्शन आपको इरिशिया कोलाई जीवाणु का दिखाई दे रहा है, दूसरा कहता है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, और तीसरा कहता है बैक्टीरियोफेज, और चौथा कहता है ईस्ट। ये चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिनसे सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। बिल्कुल पहुंच जाइए, करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो बे ऑप्शन अपना क्या है? करेक्ट हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी जानते हो, टाइफाइड रोग का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। अब आगे बढ़ें। इस प्रकार से चिपचिपे सिरे किस एंजाइम के कार्य में मदद करते हैं? अब आपको इमेज करना, चिपचिपा सिरा कहाँ से आ गया? चिपचिपा सिरा ये बायोटेक में कहाँ पढ़ा था हमने? चिपचिपे सिरे किस एंजाइम के कार्य में हेल्पफुल हैं? तो पहला कहता है रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा कहता है लाइसोजाइम एंजाइम, और तीसरा कहता है जाइमेज एंजाइम, और चौथा कहता है लाइगेज एंजाइम। याद रखना, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करता है, किए गए टुकड़ों को कोई एक विशेष एंजाइम जोड़ने का काम करता है जिसका नाम क्या होता है? लाइगेज। तो ये जो चिपचिपे सिरे होते हैं ये किसकी मदद करते हैं? लाइगेज एंजाइम की मदद करते हैं। इस प्रकार से अपना आज का 13 नंबर क्वेश्चन होगा, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन, ध्यान से पढ़ना, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन किसी विषम जात प्रपोसी में अभिव्यक्त होता है तो उसे फिल इन द ब्लैंक्स प्रोटीन कहते हैं। यानी इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? पहला कहता है एक्सोन है, दूसरा इंट्रॉन, और तीसरा कहता है विषम जात, और चौथा कहता है पुनर्योगज। ध्यान देना, यदि कोई प्रोटीन कूटलेखन जीन यानी किसी प्रोटीन को बनाने वाला जीन जो कूट है, जो सीक्वेंसिंग है, कि किसी विषम जात प्रपोसी के साथ में व्यक्त होता है तो उसको कहा जाता है पुनर्युगज प्रोटीन। बिल्कुल बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। आपको विषम जात का नाम लेकर के आप करेक्ट ऑप्शन से पर पहुंच जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? पुनर्युगज प्रोटीन होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो अपना 14 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्टिव कर देता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन फैला देता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 विषाणुजन्य, ऑप्शन ब कहता है जीवाणु भोजी, और स कहता है विषाणु संक्रमित, और द कहता है ये सभी सही हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कौन सी संरचना, ध्यान से क्वेश्चन को फिर से रीड आउट कर लो। यानी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, यानी जिसको जीवाणु भोजी कहा जाता है। ये विषाणु जहाँ लगा वहाँ पर मत पहुँच जाना, इसका हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बायोटेक ने कुछ उपलब्धि हासिल की थी, कुछ पदार्थ बनाए थे, आर्टिफिशियल बनाए थे, जिनको हमें विभिन्न विधियों के द्वारा या विभिन्न कार्यों के लिए काम में लेते हैं। कहता है निम्न में से प्रतिस्कंदन है या प्रतिस्कंदक है। पहला ऑप्शन कहता है यूरोकाइनेज, दूसरा कहता है ह्यूमुलिन, चौथा कहता है इंटरल्यूकिन, और द नंबर कहता है, तीसरा कहता है इंटरल्यूकिन, और द नंबर कहता है इंटरफेरोन। पहले तो देखो आपको ये समझना प्रतिस्कंदन किसे कहते हैं। अपने रक्त में दो प्रकार के कारक होते हैं, एक स्कंदक कारक होता है, दूसरा प्रतिस्कंदक कारक होता है। स्कंदक कारक का काम होता है रुधिर को जमाने का काम करना, और प्रतिस्कंदक का काम होता है धमनी शिरा में रुधिर को जमने से रोकने का। तो एंटीक्लोटिंग जो होता है वो कौन होता है? यूरोकाइनेज होता है। कौन होता है? यूरोकाइनेज। इस प्रकार से बायोटेक में यानी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम वाले टॉपिक से हमने 2 PDF आपके सामने रखी हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको 30 से क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करवा दिए। इसमें से और भी यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसको पार्ट नंबर 3 में शामिल किया जाएगा। तब तक के लिए इन 30 क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए, और नीचे कमेंट में आपको ये बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हुए। कोई दिक्कत नहीं, कम हुए तो क्वेश्चन बड़े ही डिफिकल्ट हैं, बड़े बड़े को हिला देने वाले क्वेश्चन मैंने NCERT से उठाए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बार बार रिवाइज कीजिए, आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले वाली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।